आज बच्चों हम ये समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। यहां पर इसको समझाने से पहले एक स्पेशल पॉइंट हम कवर करते हैं। आपको समझाने के लिए एक प्लाज्मिड है वेक्टर। ये प्लाज्मिड वही PBr 322 मान लीजिए। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है, याद है सबको। अब यहां पर बच्चों ये डिजायर्ड जीन ली और सपोज करो कि डिजायर्ड जीन को यहां पे ज्वाइन कर दिया टेट्रासाइक्लिन के बीच में। डिजायर्ड जीन को उठा के ये टेट्रासाइक्लिन के बीच में, ये इतना पूरा पार्ट टेट्रासाइक्लिन का है, ध्यान से देखना सभी। यहां बच्चों यहां से लेके और यहां तक का, यहां से लेके और यहां तक का ये इतना पार्ट पूरा टेट्रासाइक्लिन का था। अब इसके बीच में ये डिजायर्ड जीन आके जुड़ गई। अगर ये बीच में आके जुड़ गई तो टेट्रासाइक्लिन का पार्ट इधर हो गया, इधर हो गया, मतलब ये पार्ट तो टूट गया। अरे जीन तो कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में तो कुछ और जुड़ गया। तो अब ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला पार्ट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर अब यहां खत्म हो जाएगी। अच्छा, एम्पिसिलिन का तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां तो कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर जो होगी अब यहां ये जीन आने की वजह से अब ये काम नहीं करेगी, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि यहां पे नई जीन का इंसर्शन हो गया। तो नई जीन के इंसर्ट होने से टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन हो गया। अरे टेट्रासाइक्लिन काम करना बंद कर दिए, उसका इनएक्टिवेशन हो गया, तो नाम बन जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एनसीईआरटी में से एक वर्ड मिलेगा आपको, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आया? नई जीन के इंसर्ट होने से टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिव होना, यही इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहलाता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, नई जीन आ गई, विल लॉस रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वो लॉस हो गई ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हो गया, कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये जो वर्ड मैंने आपको समझाया, क्लियर हुआ? तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है। क्लियर? ये वर्ड हम आज यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं नई जीन इंसर्ट हुई तो जहां इंसर्ट होगी उसका इनएक्टिवेशन। अच्छा, एम्पिसिलिन में जुड़ती तो एम्पिसिलिन का इनएक्टिवेशन हो जाता, लेकिन यहां टेट्रासाइक्लिन में जुड़ी तो उसका इनएक्टिवेशन कर दिया जाएगा। क्लियर? अब हम बच्चों बायोटेक की प्रोसेस में, स्टेप्स में, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम अगली स्टेप समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। हमने ये तो सीख लिया था कि रिकॉम्बिनेंट सेल कैसे होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों तरीके बताए। अच्छा, जब हम इसको होस्ट सेल में पहुंचा देते हैं तो होस्ट सेल में जब जाते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है 3 केस बनते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। याद है? उनमें से हमें ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करना है। यह मैं आपको पहले भी कहता था कि इसका सिलेक्शन हम आगे समझेंगे। आज बच्चों हम यही समझने जा रहे हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। सिलेक्शन करते टाइम सबसे पहला पार्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। मैं शॉर्ट में TR लिख रहा हूं, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से हम सिलेक्शन समझेंगे कैसे होता है। ध्यान समझिएगा। ये बच्चों अपने पास कोई डीएनए है, इसको हमने RE से काटा, मान लीजिए हमने BAMH1 से काटा। जैसे इसको काटा कई फ्रेगमेंट बन गए, इनमें से फिर हम डिजायर्ड जीन को सिलेक्ट करते हैं। डिजायर्ड जीन को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, चाहे तो हम इसकी नंबर भी बढ़ा सकते हैं PCR से। ये बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब बच्चों हमने क्या किया, ये वेक्टर ले लिया। वेक्टर कौन सा लिया? PBr 322। याद है PBr 322? उसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर होती है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर होती है। कुछ याद है सबको अच्छे से? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये दोनों उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, इसको हमने BAMH1 से काटा, तो इसको किससे काटे? सेम RE या डिफरेंट RE? मैंने आपको समझाया जगह, वेक्टर को भी हम हमेशा सेम RE से कट करेंगे, तो कट बाय सेम RE। सेम RE मतलब BAMH1। अब बताओ, जैसे इसके ऊपर हम BAMH1 डालेंगे तो ये BAMH1 क्या करता है, यहां से इस जगह से इस वेक्टर को काट देगा। किसके बीच में से? टेट्रासाइक्लिन के बीच में से कट लगाएगा। क्यों? क्योंकि BAMH1 की रेस्ट्रिक्शन साइड याद करो कहां है? टेट्रासाइक्लिन के बीच में। मतलब इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में ही तो यहां पर बच्चों BAMH1 की साइड थी। तो जैसे BAMH1 डालेंगे यहां पर कट लगेगा। अरे यही तो कट लगेगा क्योंकि यहां उसकी रेस्ट्रिक्शन साइड है। अच्छा, जैसे BAMH1 डालेंगे तो ये यहां कट लग गया, यहां बच्चों वेक्टर में कट लग गया। अब मुझे इतना बताओ, एम्फिसिलिन की जीन तो एज सच है, दिख रही येलो कलर की, लेकिन यहां पर ये जो ब्लू कलर की, इसमें बच्चों आप देखो कट लग गया और ये ऐसे स्टिक एंड यहां पर बन गए। BAMH1 का काम आप जानते हैं, स्टिक एंड बनाना।
अब बच्चों इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे, कौन सा एंजाइम? वेरी गुड, डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज से बच्चों इनको ज्वाइन किया जाएगा। ज्वाइन करते टाइम मैं आपको फिर बताऊंगा 2 केस होते हैं। पहला केस, ये खुद से लाइगेट हो जाए, सेल्फ लाइगेट। अगर बच्चों ये खुद से लाइगेट हो गया तो जरा सोचो, ऐसे कट हुआ और फिर जुड़ गया तो यहां पर नई जीन नहीं आ पाई। भाई ऐसे कट हुआ फिर जुड़ गया तो इसमें जैसे ये वापस जुड़ा तो टेट्रासाइक्लिन फिर से काम करने लग गया। अरे एम्फिसिलिन तो काम कर ही रहा है, टेट्रासाइक्लिन भी काम करेगा। अच्छा, इस डीएनए को हम नाम दे देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में हुआ क्या, यहां से कटा और फिर जुड़ गया, और फिर जुड़ गया तो नई जीन आई नहीं, और नई जीन नहीं आई तो टेट्रासाइक्लिन तो काम करेगा ही। तो इसका मतलब ये होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? अब बच्चों एक केस यहां पर यह बनता है कि यहां पर ये जो डिजायर्ड जीन थी, ये डिजायर्ड जीन आके यहां जुड़ जाए। बताओ यहां पर कौन जुड़ गई? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन आने की वजह से अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर यहां पर लॉस हो जाएगी। यहां टेट्रासाइक्लिन की पावर अब खत्म हो जाएगी। इसमें जो टेट्रासाइक्लिन की पावर थी, ये पावर यहां आप देखो बच्चों खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नई जीन का इंसर्शन हो गया। तो नई जीन का इंसर्ट होने से टेट्रासाइक्लिन की पावर का लॉस हो जाना, इसी को कहा जाता इंसर्शन इनएक्टिवेशन। और नया जीन आ गया तो इसको हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अरे नई जीन आ गई तो ये यहां पे आप देखो नई जीन आ चुकी है, तो नई जीन आ गई है तो इसका मतलब ये जो डीएनए नई जीन यहां पे अटैच हो चुकी है, ये वाली, ये बच्चों यहां पर नई जीन आ चुकी है और नई जीन का इंसर्शन हो गया, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो रिकॉम्बिनेंट में एम्फिसिलिन तो काम करेगा, टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा। फिर से सुनना, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दोनों रेजिस्टेंट पावर है, इसमें टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट पावर यहां पर लॉस हो जाती है। क्यों? नई जीन के इंसर्शन की वजह से। क्या नाम देते हैं? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। दोनों के समझ में अच्छे से? पहले इतना बनाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना बना लिया, इतना बना लिया। अब बच्चों यही जो वेक्टर है इसको मैं यहां पर फिर से बनाता हूं। ये आपके सामने दोनों बना लिए। यहां पे बच्चों टेट्रासाइक्लिन ने वर्क करना बंद कर दिया नई जीन के इंसर्शन की वजह से। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है, इनको उठा के हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। कितने केस? वही आपके सामने 3 केस बनेंगे। पहला केस आता है दोनों में से कोई नहीं जाए, मतलब ये अच्छा पहला केस तो कोई नहीं जाएगा। जब कोई नहीं गया तो ये बन जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर यहां पर ये वाला यहां पहुंचता है, ये वाला पहुंचता है तो ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ, ये वाला यहां पहुंचा ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन किसका? नॉन रिकॉम्बिनेंट का। तो इसको लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर ये वाला यहां पहुंचा, ये वाला पहुंचा, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। मुझे बताओ टोटल केस हमारे पास कितने बन गए? 3। ये हमेशा बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये ध्यान रखना कि जो भी हम होस्ट से लेते हैं इसके अंदर पहले से यहां प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो डीएनए है ये तो होता है मेन डीएनए, ये तो मेन डीएनए, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों होस्ट सेल में अगर पहले से प्लाज्मिड होगा और उसमें पहले से रेजिस्टेंट जीन होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ध्यान रखना, होस्ट सेल जब ली जाती है तो होस्ट सेल ऐसी लेंगे जिसमें पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से प्लाज्मिड होगा तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर? तो यहां पर इनमें कोई प्लाज्मिड नहीं था, ये हमने अलग से इसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात बताओ, इसके अंदर दोनों में से कोई नहीं गया तो इसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में से किसकी रेजिस्टेंट पावर है? दोनों में से किसकी पावर है? एम्फिसिलिन की पावर नहीं है क्योंकि नहीं गया, और टेट्रासाइक्लिन की भी तो यहां नहीं दिख रही है, दोनों की पावर नहीं है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों की रेजिस्टेंट पावर नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डालूं ये मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन डालूं तब भी मर जाएगा, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंट पावर इसके पास नहीं है। अब बताना, इसके अंदर ये वाला वेक्टर पहुंचा, ये वाला वेक्टर पहुंचा, ये वाला वेक्टर यहां पहुंचा है, तो बताओ इसमें तो दोनों की पावर है। तो इसका मतलब इसके पास अगर हम देखें तो एम्फिसिलिन की पावर भी है और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट पावर भी है। मतलब इसमें दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, दोनों एंटीबायोटिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दोनों की एम्फिसिलिन की भी पावर है, टेट्रासाइक्लिन की भी पावर है, दोनों की रेजिस्टेंट पावर है। अब इसके अंदर बताना, एम्फिसिलिन की पावर है, ये तो काम कर रही है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में तो नई जीन आ गई, और नई जीन आ गई तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर लॉस हो गई। आप देख रहे हैं ये वाला यहां पहुंचा है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर इसके पास नहीं है। तो मुझे बताओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों पावर नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों पावर है, इसके अंदर एक पावर है दूसरी पावर नहीं है।
अरे बात समझ में? और इसी के बेसिस पे अब हम इनका सिलेक्शन करेंगे। क्लियर? ये वाला डायग्राम तो हमने अभी बना ही लिया था। इसको जब होस्ट सेल में ट्रांसफर करते तो ये केस भी लिख लो। अब इसी में और आगे चलते हैं। इनमें से इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसका सिलेक्शन मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूं। ये बच्चों हमने यहां बना लिया था। अब इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना है। अच्छा, इसके अंदर दोनों पावर है, इसके अंदर ये है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की पावर नहीं है। अब इन्हीं पावर की हेल्प से यहां सिलेक्शन करते हैं। थोड़ी देर आप इस सिलेक्शन को बहुत ध्यान से समझे, एक बार में समझ में आना चाहिए। ये इस चैप्टर का थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझने की आप कोशिश भी करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह की एक मास्टर प्लेट बनाते हैं। इस मास्टर प्लेट के अंदर एंटीबायोटिक अब्सेंट होती है। समझाने के लिए, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं डाली गई। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती है। इसमें एंटीबायोटिक ही नहीं है, और एंटीबायोटिक नहीं है तो इन तीनों बैक्टीरिया में से यहां कौन सा मरेगा? कोई नहीं मरेगा। क्यों? एंटीबायोटिक अब्सेंट है। तो खास बात क्या बताई? एंटीबायोटिक अब्सेंट होती है तो इनको उठा के जब यहां ग्रो कराया जाता है तो ये तीनों की तीनों यहां पे ग्रो हो जाएगी। मतलब ये वाली यहां पर ऐसे ग्रो हो गई, ये भी ग्रो हो गई, ये भी ग्रो हो गई। इन तीनों को उठाएंगे, पेट्री डिश लेंगे और इनका एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट से डाइल्यूट, और इनको उठा के एक स्प्रेडर से फैला भी देते हैं। मतलब एक स्प्रेडर आता है, उससे इसको ऐसे यहां पे स्प्लिट कर दिया जाता है, ऐसे फैला भी दिया जाता है। मतलब एक स्प्रेडर लेकर ऐसे इसको यहां पे स्प्लिट कर देते हैं, ताकि कुछ सेल इधर, कुछ सेल इधर, कुछ सेल इधर, ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हमें इनमें नहीं पता होता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कुछ नहीं पता। मास्टर प्लेट पे तो ये सभी ग्रो हो गई। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां बच्चों अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम यहां पर इसके रिस्पेक्ट में रेप्लिका प्लेट तैयार करते हैं। रेप्लिका प्लेट मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं। इसमें बच्चों हम अगली जो प्लेट लेंगे, इन प्लेट के अंदर एक में एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को डालेंगे, एक में टेट्रासाइक्लिन को डालेंगे। बात को सुनना, इसमें एंटीबायोटिक अब्सेंट, इसमें कौन सी मिला दी? एम्फिसिलिन। यहां एम्फिसिलिन भरी हुई, यहां एम्फिसिलिन भरी हुई है, यहां टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भरी हुई है। एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरिया को मारना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे, उस कॉटन के क्लॉथ को यहां पर हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, यह ध्यान रखना। अच्छा, एंटीबायोटिक इसमें अब्सेंट है, तो मुझे बताओ कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो यहां पर यह सेल ऐसे यहां पर डिवाइड करेगी और डिवाइड करेगी, अपनी कॉलोनी बना लेगी, यह भी अपनी कॉलोनी बना लेगी। कॉलोनी में एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी सेल्स होती है सेम टाइप की, ये भी यहां पर डिवाइड करेगी, अपनी कॉलोनी बना लेंगी। ये कॉलोनी समझ में आ रहा है? अपनी नंबर बढ़ा लेगी, और इस कॉलोनी में सारी सेल सेम टाइप की होगी। अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे, हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे, ताकि इसकी कुछ सेल उठा के यहां ट्रांसफर कर सके। और ट्रांसफर भी कैसे करना है कि इसमें से इसकी कुछ सेल यहां आ जाए, इसकी कुछ सेल यहां आ जाए, इसकी कुछ सेल यहां आ जाए। मतलब इस तरह से इसको ट्रांसफर करना है, यहां से उठा के एज सच ट्रांसफर करना है। हाथ हिलना नहीं चाहिए, यहां से एज सच उठा के ट्रांसफर किया, क्योंकि हाथ हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एज सच इसकी कॉपी करना, यानी एज सच हम इसका रेप्लिका बनाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया रेप्लिका प्लेट। और एक कॉपी एज सच उठा के यहां भी ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक कॉपी यहां ट्रांसफर करेंगे, एक यहां करेंगे। अच्छा, हल्के हाथ से प्रेस करने से फायदा क्या होता है, इसकी कुछ सेल यहां शिफ्ट होगी और वो सेल कुछ सेल यहां शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगी। अरे बात समझे? मतलब इसकी कुछ सेल यहां से यहां आ जाएगी। अब यहां पे जब रेप्लिका बना के इसको ग्रो कराएंगे तो ये वाली सेल कुछ यहां आ जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, सेम एज यहां पर ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये तीनों सेम है, ये सेम है, क्योंकि हमने रेप्लिका ही तो बनाया है। सिमिलरली ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है। अरे बात समझ में? तो यहां पे बच्चों ये ध्यान रखना। अच्छा, ये इनकी यहां पर क्या बनी हुई थी, ऐसे कॉलोनी तैयार हो चुकी थी। अच्छा, ये और ये कैसी है बच्चों? सेम है। अब खास बात, इतना तो समझ में आ चुका होगा। ऐसा इसकी क्या बना देते, कॉपी। कितनी प्लेट तैयार कर ली? 2 प्लेट्स। रेप्लिका प्लेट में इसमें एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। बताओ इसमें कौन सी एंटीबायोटिक भरी हुई है? एम्फिसिलिन। अब सोच समझ के बताना, सीखने की कोशिश करना अच्छे से। इन सब में से चेक करके बताओ किसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है। नहीं है, इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, इसके पास है, इसके पास है। अच्छा, एम्फिसिलिन है तो एम्फिसिलिन को देखेंगे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट इसके पास नहीं है। नहीं है
तो इसका मतलब जैसे ही एम्फिसिलिन इसके ऊपर डालेंगे ये मर जाएगा। अरे एम्फिसिलिन डालते ही मर जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंट पावर नहीं है। तो यहां थोड़े टाइम बाद देखा तो इन सब में से मान लीजिए ये सेल मर गई, ये मर गई, तो मैं श्योर कह सकता हूं कि जो मर गई है ये एक तरह की नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ही है। जो मर गई वो कौन सी होगी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ध्यान देना, ये सेल है ट्रांसफॉर्मेंट और ये सेल है ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। अब दोनों ट्रांसफॉर्मेंट तो है ना। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में आप देखोगे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है। मतलब इस नॉन रिकॉम्बिनेंट को मत देखो, किसको देखो? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में रेजिस्टेंट पावर है, ट्रांसफॉर्मेंट में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है। तो जो यहां ग्रो कर गई ये बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। सीधी सी बात है, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर जो मर गया, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर जो मर गया, ये वाली सेल यहां मर गई, इसका मतलब श्योर है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जो सर्वाइव कर गई वो ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए एम्फिसिलिन मीडियम का काम में लिया गया। तो एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल के सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि ट्रांसफॉर्मेंट काम यहां से क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। बात समझ में? लेकिन एक बात बताओ, हमें तो ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट से मतलब है। यहां हम रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन नहीं कर पाए, यहां से केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन हुआ, रिकॉम्बिनेंट का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना, एम्फिसिलिन वाली प्लेट से किसका सिलेक्शन होता है? ट्रांसफॉर्मेंट का। जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सर्वाइव करके वो सारे ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएंगे। अरे बात समझ में? अब यहां खास बात, अब जब हमने ट्रांसफॉर्मेंट का पता करने के लिए टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया। अच्छा मुझे बताओ, ये तो श्योर है, ये वाली जो थी, ये वाली यहां पर श्योर है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ही है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेंट है। ये तो हमने यहां से पता कर लिया था। अब हमें रिकॉम्बिनेंट भी पता करना है, ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट पता करना है। तो हमने टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे ग्रो कराया। अच्छा, ग्रो करने पर ध्यान से बताना, इसके पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पर टेट्रासाइक्लिन की भी रेजिस्टेंट पावर नहीं है। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन डालेंगे ये मर जाएगा, मतलब ये वाली तो यहां भी मर जाएगी। यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आप ध्यान से देखो, दोनों पे मर गई, एम्फिसिलिन पे भी मरी है और टेट्रासाइक्लिन पे भी मर गई, दोनों पे मर गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट था, अब थोड़े टाइम बाद हम ये देखते हैं कि इनमें से ये एक सेल और मर जाती है। भाई यहां दोनों सर्वाइव थी, टेट्रासाइक्लिन पे ये और मर गई। अब मुझे बताओ ये क्यों मर गई? टेट्रासाइक्लिन इसको मार दिया। बताओ क्यों मार दिया? हां, टेट्रासाइक्लिन ने इसलिए मार दिया क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है। अब बताओ इन ट्रांसफॉर्मेंट में किसके पास नहीं है? तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर यहां नहीं है, मतलब ये एक तरह से रिकॉम्बिनेंट है। तो जो मर गया ये एग्जैक्टली यहां रिकॉम्बिनेंट था और ये यहां नॉन रिकॉम्बिनेंट था। अरे दिमाग लगा कुछ? बताओ, ये मर गया तो ये मर गया, तो उसको मैंने रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा? हां, इसलिए कहा है रिकॉम्बिनेंट, इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि यहां पर रिकॉम्बिनेंट के पास ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है। और मुझे बताओ इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर क्यों नहीं है? हां, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें यहां पर नई जीन का, यहां बच्चों नई जीन का क्या हो चुका है? इंसर्शन हो चुका है। तो नई जीन के इंसर्शन होने से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गई, इसलिए मर गई। तो सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना, यहां पर इस प्लेट से जाके हमें एग्जैक्टली पता चला कि कौन रिकॉम्बिनेंट है। तो हम कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम से हमें रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन पता चलता है। कुछ समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेंट का पता तो हमें यहीं पता चल गया था। ट्रांसफॉर्मेंट का पता कहां से चला था? यस, ट्रांसफॉर्मेंट का पता हमें चला था एम्फिसिलिन की प्लेट से, लेकिन रिकॉम्बिनेंट का एग्जैक्ट पता हमें चला टेट्रासाइक्लिन की प्लेट से। जो बात मैंने यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? कौन सी प्लेट किसके सिलेक्शन में काम आती, क्लियर हुआ? बस इतना ध्यान रखना, जिसका इनएक्टिवेशन होता है, किसका हुआ? टेट्रासाइक्लिन का। जिसका इनएक्टिवेशन होता है उससे हम रिकॉम्बिनेंट का पता लगाते हैं। टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन हुआ तो इससे हम रिकॉम्बिनेंट का पता लगाते हैं। अरे बात समझ में? तो जो इनएक्टिव होगा उससे हम रिकॉम्बिनेंट का पता लगा लेते हैं। मान लीजिए मैं उस पीबीआर 322 को पीएसटी फर्स्ट से कट करता, याद है कुछ? एम्फिसिलिन को काट देता, नई जीन एम्फिसिलिन में जुड़ती, नई जीन अगर यहां जुड़ती तो यह सिलेक्शन उल्टा हो जाता। कई बार इसे घुमा के क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो बात मैंने अभी यहां समझाई, कुछ क्लियर हुई? एक बात मुझे बताओ,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों पे ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पर दोनों की रेजिस्टेंट पावर नहीं होती है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो नहीं करता रिकॉम्बिनेंट के पास, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट पावर भी खत्म हो जाती है। क्लियर? ये बना लिया था सबने? ये समझ में आया सबको अच्छे से कैसे काम किया गया? क्लियर हुआ? अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन अब यहां बनता है। बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर जो हमारे रिकॉम्बिनेंट था, जो हमारे लिए काम की सेल थी, वही मर गई, अब क्या करें? हाँ, बात तो सही है, हमारे लिए काम की रिकॉम्बिनेंट थी, वही खत्म हो गई, तो अब क्या करें? हाँ, यहां जरूर खत्म हो गई, लेकिन हम यहां से तो ले सकते हैं। अरे हमें यहां पे कंफर्म पता चल चुका है कि यही रिकॉम्बिनेंट है, तो इसको उठा के अब नई प्लेट पे ग्रो कराएंगे, तो नई प्लेट पे सारी की सारी रिकॉम्बिनेंट ग्रो हो जाएगी। तो बच्चे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये रिकॉम्बिनेंट तो मर गया, अब क्या करें? अरे ठीक है, यहां मर गया, यहां से ले सकते हैं, इवन हम यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये और ये सेम ही तो था, हमने इसका रेप्लिका ही तो तैयार किया था। समझ में अच्छे से बच्चों? तो क्या हमने किया, एंटीबायोटिक ऑप्शन थी, सब ग्रो कर गए, उठा के एम्पिसिलिन पे डाला, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे मर गए, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर गए। टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करके डाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो यहां भी मरा, लेकिन खास बात रिकॉम्बिनेंट भी मर गया। अच्छा, क्यों मर गया? क्योंकि वहां पर इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया था, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गई। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? जब बच्चों हम इस तरह से सिलेक्शन करते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग, जब हम एंटीबायोटिक से सिलेक्शन करते हैं तो हमें ऐसी अलग अलग प्लेट बनानी पड़ती है। और एक बात मैंने कही थी कि यहां पे जब ऐसे रेप्लिका बनाओ तो अपना हाथ नहीं मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ मूव कर गया तब तो गलत कॉलोनी सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम सिलेक्शन का एक तरीका और ले सकते हैं। ये जो अभी तरीका समझा, ये तो क्लियर हुआ सबको अच्छे से? इसका एक खास पॉइंट और नोट कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज अ कंबरसम प्रोसेस, मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। बिकॉज इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 डिफरेंट प्लेट, ऐसे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन 2 अलग अलग प्लेट पे साथ साथ हमें प्लेटिंग करनी पड़ती है, और अपना हाथ भी मूव नहीं करना चाहिए। तो 2 एंटीबायोटिक से सिलेक्शन में यह दिक्कत आती है, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, गड़बड़ी के चांस से। इसीलिए देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड, कुछ अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर बनाए गए हैं जिसमें हम लेग जेड जीन से सिलेक्शन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसको भी आप समझिएगा। बात समझ में? ये क्लियर हुआ इतना? सिलेक्शन का मैंने आपको पहला तरीका बताया, बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इसी में ही अगला आता है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट बाय 1 एंटीबायोटिक एंड 1 लेग जेड जीन। मतलब हम यहां पर एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेंगे और एक लेग जेड जीन लेंगे। लेग जेड जीन से हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं। लेग जेड जीन करती क्या है, पहले इसके बारे में कुछ बातें समझिए। लेग जेड जीन से एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता था ये एक्सगेल केमिकल पे वर्क करता था। एक्सगेल जो केमिकल होता है ओरिजिनली व्हाइट है, ओरिजिनली व्हाइट कलर का आता है। इसके ऊपर जैसे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करने की वजह से यही व्हाइट कलर यहां ब्लू में चेंज हो जाता था, व्हाइट कन्वर्टेड इनटू ब्लू। अच्छा, लेग जेड से क्या बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सगेल पे काम किया और एक्सगेल को इसने ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे ध्यान समझना, यहां अगर लेग जेड वर्क करे, ध्यान सुना सभी, लेग जेड वर्क करे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। यहां भी प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस इसको ध्यान समझ जाओ कि ये क्या सिखा रहे। लेग जेड काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा, और अगर ये काम करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर आ जाएगा। लेग जेड काम करेगा तो ये इसमें चेंज होगा, ब्लू कलर आ जाएगा। अब सोचो जरा, अगर लेग जेड काम नहीं करता तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो ये स्टेप बंद हो जाएगी, और अगर यही स्टेप बंद हो गई तो इसका मतलब व्हाइट कलर रहेगा। तो मैंने क्या समझाया, अगर लेग जेड वर्क करता है, कलर बोलो ब्लू। अगर लेग जेड वर्क नहीं करता है, कलर बोलो व्हाइट। तो मैं आपसे ये पूछूंगा आगे, ब्लू कलर कब आता है, लेग जेड काम करता है। व्हाइट कब आता है, लेग जेड काम नहीं करेगा, स्टेप ब्लॉक, व्हाइट कलर हो जाएगा। अच्छा, ये टूट के कलर देता है, ये टूटेगा तभी कलर आएगा, तो इसीलिए इसको यहां पर नाम दिया जाता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। एक्सगेल को क्या कहा जाता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्योंकि ये ब्रेक होके जो प्रोडक्ट बनाता है कलरफुल बनाता है, तो ये कलरफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्रोमोजेनिक, क्रोमो मतलब कलर देने वाला सबस्ट्रेट है। ये जो बात समझे, इतनी क्लियर हुई सबको अच्छे से?
अब हम यहां पर इसका प्रोसीजर भी समझते हैं। ये बच्चों अपने पास डिजायर्ड जीन है, आरई से काटा, फ्रेगमेंट बने, डिजायर्ड जीन का सिलेक्शन किया, बाहर आ गई। वेक्टर हमने काम में लिया, लेकिन खास बात इस बार हमने PUC 18, PUC 19 उन वेक्टर का यूज किया है। 18 19 लिखा था ना, PUC 18, PUC 19, इनके अंदर लेग जेड जीन एज ए सिलेक्टेबल मार्कर होती है। यहां पर एक तो एम्फिसिलिन ही है, दूसरा लेग जेड जीन है, यहां दूसरा बच्चों टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो एक एंटीबायोटिक, एक लेग जेड जीन लेके हम सिलेक्शन समझ रहे हैं। अच्छा, इसको भी सेम आरी से काटा, और सेम आरी से काटने से मान लीजिए उसने कट यहां लगाया लेग जेड में, तो आप देखोगे लेग जेड के अंदर ऐसे कटिंग हो गई। ये कट कहां लगा? लेग जेड के अंदर। फिर इनको हम ज्वाइन करेंगे लाइगेज से, वही दो केस। पहला केस खुद से लाइगेट हो जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट, एम्फिसिलिन काम करेगा, लेग जेड भी काम करेगा क्योंकि खुद से जुड़ गया। दूसरा केस डिजायर्ड जीन आ जाए, और डिजायर्ड जीन अगर आ जाए तो यहां लेग जेड काम करना बंद कर देगी। यहां डिजायर्ड जीन आके चिपक गई है, डिजायर्ड जीन आके लग गई, तो लेग जेड ने काम करना बंद कर दिया। यानी लेग जेड का हो गया इंसर्शन इनएक्टिवेशन। नई जीन के इंसर्ट होने से इनएक्टिव होना, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्फिसिलिन तो काम करेगा, लेकिन लेग जेड काम नहीं करेगा। अरे बात समझ में? अब यहां पर क्या करेंगे, इनको उठा के होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। इतना नोट कर लो फटाफट, सेम प्रोसेस है, क्लियर इतना? इनको उठा के जब होस्ट में हम ट्रांसफर करते हैं, वही 3 केसेस आपके सामने बनेंगे। यहां पर ये बच्चों होस्ट सेल है। पहला केस दोनों नहीं जाए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये वाला पहुंच गया, ये वाला पहुंच गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट का हुआ। ये वाला पहुंचा, बताओ क्या कहें? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब बताना, इसके अंदर दोनों में से कोई नहीं गया तो ना यहां पर अगर हम देखें एम्फिसिलिन लेग जेड जिनकी दोनों की रेजिस्टेंट पावर नहीं है, दोनों की पावर नहीं है क्योंकि इनमें से कोई नहीं गया। अच्छा, ये वाला यहां पहुंचा, एम्फिसिलिन की पावर है, लेग जेड की पावर है, और ये वाला अगर यहां पहुंचा रिकॉम्बिनेंट वाला, एम्फिसिलिन की पावर है, एम्फिसिलिन की पावर तो है, लेकिन लेग जेड की पावर यहां नहीं है, लेग जेड काम ही नहीं कर रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट में ध्यान से सुना, रिकॉम्बिनेंट में लेग जेड काम नहीं करता। क्यों? नई जीन का इंसर्शन हो जाता है। तो नई जीन के इंसर्ट होने से लेग जेड यहां काम नहीं करता है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो काम करता है। फिर इनको उठा के कहां डाले? होस्ट सेल के अंदर। वो सेम वही कहानी, ये नोट कर लिया, वही सेम है जो अभी हमने सीखा था। इसको उठा के अब हम वही सेम ट्रांसफर इन होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसमें से रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं। अब यहां ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के लिए यहां बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करेंगे, बस एक ही प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट में एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक भरी हुई है ऑलरेडी, बस एक ही प्लेट बनाना है। एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्फिसिलिन भर रखी है। अब दिमाग लगा के बताना, ये वाली में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को उठा के यहां डालूं, ये तो मर जाएगा। अगर इस सेल को उठा के यहां डाल भी दे तो ये तो यहां मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एम्फिसिलिन भरा है इसको मार देगा, क्योंकि रेजिस्टेंट पावर नहीं है। अरे बात समझिए, इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है, इसमें भी है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो कर जाएंगे। मतलब ग्रो करने के बाद यहां ऐसी कॉलोनी मिली, और मान लीजिए ये सेल यहां मर गई थी, यहां ये सेल मर गई थी। अच्छा, जो मर गई वो श्योर है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ग्रो कर गई वो सारे ट्रांसफॉर्मेंट है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है। सीधी सी बात, एक प्लेट में ही पता चल गया, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ग्रो कर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट। अरे ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेगा ना बेटे, क्योंकि इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है। अच्छा, अब यहां पर थोड़े टाइम बाद देखा तो इसमें दो तरह की कॉलोनी बनी, एक है ब्लू कलर और एक है व्हाइट कलर। साफ साफ दिख रहा है आप लोग को? जब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो प्रैक्टिकली भी इस पेट्री डिश के ऊपर ऐसी दो कलर की कॉलोनी दिखती है, ब्लू कलर व्हाइट कलर साफ साफ दिखाई देता है। इनमें से जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है और यहां पर यह व्हाइट कलर दिख रहा है। अब दिमाग लगा के अच्छे से बताना, मैं नहीं सिखाऊंगा, आप खुद सोचो। ब्लू कलर कब काम आता है? जब लेग जेड काम करता है। कलर बोलो। हां, लेग जेड काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, एक्स गोल को ब्लू में चेंज कर देगा, सिखाया था अभी। और लेग जेड अगर काम नहीं करे तो व्हाइट, यही सिखाया था अभी हमने। लेग जेड काम नहीं करे तो व्हाइट। ब्लू कलर काम कब बनता है? जब लेग जेड काम करता है। अब चेक करो, लेग जेड कहां काम कर रहा है? लेग जेड बस यहीं काम कर रहा है। अरे यहां भी नहीं कर रहा है, लेग जेड यहां काम कर रहा है, मतलब ये
नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो मैं कह सकता हूं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है क्योंकि इसके अंदर लेग जेड काम कर रहा है। अब बताना व्हाइट कब आता है? यस, व्हाइट कलर तब आता है जब लेग जेड काम नहीं करे, तो इसके अंदर लेग जेड काम नहीं कर रहा है, यहां लेग जेड काम ही नहीं कर रहा है। अब दिमाग लगाओ, लेग जेड काम कहां नहीं कर रहा है? तो आप सोचोगे सर यहां भी काम नहीं कर रहा है। हां, यहां भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो पहले ही मर गया। तो इसका मतलब लेग जेड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट ही होगा, यानी श्योर है ये सेल रिकॉम्बिनेंट है। तो बहुत इजीली तरीके से हमें पता चला, ब्लू कलर वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट कलर वाली रिकॉम्बिनेंट। तो यहां ब्लू और व्हाइट से हम बड़े आसानी से पहचान जाते हैं कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक बार फिर सुन लेना, ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट। तो हम इसी एक प्लेट पे ही बड़े इजीली पता कर लेते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेग जेड जीन से जब सिलेक्शन किया गया, जब इससे सिलेक्शन किया गया, तो बताओ ब्लू कलर वाला कौन सा था, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्वेश्चन ऐसे आएगा। बच्चे इसमें मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं। बच्चों को लगता है ब्लू कलर बहुत अच्छा कलर है तो इसका मतलब वही रिकॉम्बिनेंट होगा, लेकिन यहां सोच समझ के आंसर देना, ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसमें लेग जेड काम करता है, व्हाइट वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा क्योंकि इसमें लेग जेड काम नहीं करता। और यहां सिलेक्शन करना बहुत आसान है क्योंकि एक प्लेट में सारा काम हो गया। तो मुझे बताओ सिलेक्शन का कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया है, 2 एंटीबायोटिक ले या 1 एंटीबायोटिक 1 लेग जेड? तो 1 एंटीबायोटिक 1 लेग जेड जिनसे सिलेक्शन किया जाए, यह आसान तरीका होता है, एक प्लेट में ही सारा सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर बच्चों? ये तो नोट कर ही लिया था, इसको भी फटाफट नोट कर लो। क्या नोट? तो कैसे सिलेक्शन करते हैं ये हमने सीखा। हम बच्चों बायोटेक की स्टेप्स के बारे में समझ रहे थे। बायोटेक के स्टेप के अंदर अभी तक हमने यह समझ लिया था कि रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन कैसे किया जाए। 2 तरीके सीखे थे, एंटीबायोटिक से और लेग जेड जीन से। अब बच्चों जो हमने रिकॉम्बिनेंट सेल ली है, अब उसे हम लार्ज स्केल लेवल पे ग्रो कराएंगे ताकि इससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। लार्ज स्केल लेवल पर कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इन बातों को हम समझते हैं। तो यहां पे बच्चों अगला पार्ट आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। बायोटेक की अगली स्टेप फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। आपको समझाने के लिए ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई की सेल है। इस ई कोलाई की सेल के अंदर यहां पर ह्यूमन की जीन को डाल रखा है, ये ह्यूमन की जीन है। ह्यूमन की जीन आप देखिए ई कोलाई की सेल के अंदर रखी हुई है। अब ये जीन यहां पर सबसे पहले बनाती है आरएनए, और आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। अच्छा, जीन ह्यूमन की है तो प्रोटीन भी ह्यूमन का बनेगा। तो यहां ह्यूमन का प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, किसके अंदर? इस ई कोलाई की सेल के अंदर। तो ई कोलाई की सेल के अंदर ह्यूमन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, और ये जो ह्यूमन प्रोटीन बना है, इसी प्रोटीन को नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब इस प्रोटीन को क्या कह दिया जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो इस तरह से यहां पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसको कहते हैं? वो प्रोटीन जो हेट्रोलोगस होस्ट में बनता है। अब बात आती है हेट्रोलोगस होस्ट क्या है। हमने ह्यूमन की जीन ई कोलाई में डाली, किसी अदर ऑर्गेनिज्म में डाली, तो ये अदर ऑर्गेनिज्म एक तरह से बन गया हेट्रोलोगस होस्ट। अगर मैं ह्यूमन की जीन ह्यूमन में डालता तो वो होमोलोगस होस्ट होता है, लेकिन अगर किसी अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म में डाला जा रहा है तो हेट्रोलोगस होस्ट है। और हेट्रोलोगस होस्ट में अगर प्रोटीन बने तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। अगर कोई जीन हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होती है तो उससे जो प्रोटीन बनेगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नाम दे देते हैं। क्लियर? ये टर्म ध्यान रखना बेटे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मतलब जो हेट्रोलोगस होस्ट में बनता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, हेट्रोलोगस होस्ट में बनेगा, इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह देंगे। क्लियर? अच्छा, हमारे पास ई कोलाई की अभी एक सेल है। अब मुझे बताओ, एक सेल से बहुत प्रोटीन बनेगा? नहीं, एक सेल से तो बहुत कम प्रोटीन बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी नंबर बढ़ानी पड़ेगी। अब इसके नंबर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर काम में लिए जाते हैं। ये बायोरिएक्टर का डायग्राम मैंने छोटा बनाया, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनके अंदर जब कल्चर मीडियम भरा जाता है तो 1000 लीटर का कल्चर मीडियम। अब इमेजिन करो, एक बड़ा सा बायोरिएक्टर है, उसके अंदर 1000 लीटर का कल्चर मीडियम भरेंगे, फिर इन सेल को उठा के यहां पे रखेंगे, इन सेल्स को उठा के यहां रखेंगे, और यहां पर इनको रात दिन ग्रो कराएंगे। लेकिन यहां पर जब ग्रो कराते हैं तो ग्रो कराने से पहले इसको डायरेक्टली लार्ज स्केल लेवल पे ग्रो नहीं कराया जाता है। जरा सोचो, यहां पर जो कल्चर मीडियम भरा जाता है
मार्केट में ये कल्चर मीडियम बहुत सारे हैं, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम है। अगर हम बिना सोचे समझे यहां कोई भी कल्चर मीडियम भर दे और इस सेल को उठा के यहां रख दे और मान लो ये सेल यहां ग्रो ना करे, मान लीजिए सेल यहां ग्रो ना करे, तो ये 1000 लीटर का कल्चर मीडियम ऐसे फेंकना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से 1000 लीटर के कल्चर मीडियम फेंकते रहे तब तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी कभी भी डायरेक्टली लार्ज स्केल लेवल पे नहीं जाती है। कंपनियां क्या करती है, सबसे पहले इसको ग्रो कराती है स्मॉल स्केल लेवल। अच्छा, स्मॉल लेवल का मतलब यह है लेबोरेटरी पर इसको ग्रो कराया जाता है। तो ग्रो ऑन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कराते हैं। अब बात आती है लेबोरेटरी में कैसे ग्रो कराएं। तो लेबोरेटरी में ग्रो कराते टाइम इस तरह की टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कराते हैं। इनके अंदर कल्चर मीडियम बहुत कम भरा जाता है, जैसे 10 ml 20 ml, ज्यादा ज्यादा 1 लीटर, इतना बस, मतलब कम क्वांटिटी वाला। तो कम क्वांटिटी में यहां कल्चर मीडियम भरेंगे। अच्छा, यहां पर फिर इन सेल्स को उठा के यहां पे ग्रो कराते हैं। जब ऐसे समझिए आप लोग, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ऐसे कुछ टेस्ट ट्यूब ले ली। अच्छा, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर समझाने के लिए लिया कि 5 ml कल्चर मीडियम डाल दिया। 5 ml मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत कम कल्चर मीडियम यहां डाल दिया 5 ml। इसके अंदर कल्चर मीडियम ए भरा, इसके अंदर कल्चर मीडियम बी भर दिया, इसके अंदर सी भर दिया, इसके अंदर डी भर दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग कल्चर मीडियम भरा। अच्छा, फिर इन सेल्स में से कुछ सेल्स यहां डालेंगे, कुछ यहां डालेंगे, यहां, और ये देखेंगे कि किसमें ग्रोथ अच्छी हुई। मान लीजिए कि ग्रोथ सपोज करिए बी में सबसे बेस्ट हुई। किसमें? बी में। तो जो बी वाला कल्चर मीडियम है वही इस बायोरिएक्टर में भरा जाएगा। मतलब यहां कौन सा कल्चर मीडियम भरना है इसका पता हमें स्मॉल लेवल पे लगाना पड़ता है। अब सोचो, अगर हम 5 ml का कल्चर मीडियम में से वेस्ट कर भी दे, ढोल भी दे, तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अरे 5 ml से तो कोई नुकसान होना ही नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्टली कंपनी लार्ज लेवल पे नहीं जाती, स्मॉल लेवल पे ग्रो कराती है, ताकि इससे कल्चर मीडियम का पता चले। साथ ही साथ यह भी पता कर लेते हैं कि यहां कितना टेम्परेचर पे ग्रो करती है। मान लीजिए यहां 20 डिग्री टेम्परेचर रखा, यहां 25 डिग्री रखा, यहां 30 डिग्री रखा, यहां 35 रखा, और आपको लगा कि 25 पे सबसे बेस्ट ग्रोथ हुई। तो इस बायोरिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर रखना है वो 25 रखना है। कितनी पीएच रखना है वो भी सब यही डिसाइड कर लिया जाता है। यानी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी पीएच रखना है, कौन सा कल्चर रखना है, यह सब स्मॉल लेवल से ही पता लगा लिया जाता है। तो स्मॉल लेवल का फायदा समझ में आया बच्चों? अच्छा, जब स्मॉल लेवल पे हम ग्रो करा लेंगे तो हम यह भी पता कर लेंगे कि इन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बना, प्रोडक्ट बना, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकाला जाए वो भी पता कर लेंगे। तो हम यहां पर इसको ऐसे सेल को यहां पे ऐसे ग्रो कराते जाएंगे, इसकी नंबर यहां पर बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? ये सब टेस्ट ट्यूब के अंदर होता रहेगा। क्लियर? और टेस्ट ट्यूब में आप समझ सकते हो कम लेवल पे काम हो रहा है, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। यहां पे बच्चों स्मॉल लेवल पे ग्रो कराने का फायदा क्या है? टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए बेस्ट कल्चर मीडियम कौन सा है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, वो पता कर लेते हैं। इसका एक और फायदा, टू नो हाउ प्रोडक्ट इज आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड। इनके अंदर से प्रोडक्ट को कैसे आइसोलेट करें, कैसे प्यूरिफाई करें, वो भी हमें यहां पर पता चल जाता है। बात समझ में? तो मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट लार्ज लेवल पे जाते हैं? नहीं, पहले हम स्मॉल लेवल पे ग्रो कराते हैं, फिर इसके बाद हम लार्ज लेवल पे जाते हैं। तो क्या समझाया? हेट्रोलोगस होस्ट में प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। सेल को पहले स्मॉल लेवल पे ग्रो कराएंगे, फिर लार्ज लेवल। स्मॉल लेवल पे ग्रो कराने का फायदा समझ गए? तो ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लो। क्या इतना? ये डायग्राम मत बनाना अभी, थोड़ी देर बाद। अच्छा, यहां पे बच्चों स्मॉल लेवल पे ग्रो करने के बाद अब हम यहां पे इसको पहुंचा देते हैं लार्ज स्केल लेवल। लार्ज लेवल पे जब ग्रो कराते हैं तो इसमें हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। कितने लीटर वाले? 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी के बड़े बड़े बायोरिएक्टर का हम लोग यहां पे यूज करते हैं। अच्छा, बायोरिएक्टर की जैसे यहां पर इस तरह का बायोरिएक्टर लेंगे, ये बायोरिएक्टर के अंदर हम इसको ग्रो कराएंगे। बायोरिएक्टर में सबसे बेस्ट होता है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बहुत सारे आते हैं, सबसे फेमस है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का मतलब होता है यहां जो कल्चर मीडियम भरा है इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करना, घुमाना, यही बच्चों कहलाता है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड मतलब मिक्स करना, घुमाना। तो इस कल्चर मीडियम को ऐसे मिक्स करने वाला बायोरिएक्टर कहलाता है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। अच्छा, बात आती है यहां पर इस कल्चर मीडियम को मिक्स क्यों करते हैं? मिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर मान लीजिए बच्चों कोई सेल अगर रख दी, कोई सेल हमने पुट कर दी,
तो यहां से इस सेल की ग्रोथ के लिए यह कल्चर मीडियम हर तरफ से अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ इसको हर तरफ से ऑक्सीजन मिले, तो इसलिए इसको धीरे धीरे घुमाते रहते ताकि कल्चर मीडियम मिक्स होता रहे, सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन की यहां पे मिलती जाए। तो सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, इसीलिए हम इसको स्लो लेवल पे इसको स्लो लेवल पे इसको रोटेट कराते रहते हैं। क्लियर? स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर क्या काम करता है? स्टीयर्ड फैसिलेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल रहे, इसीलिए हम स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। क्लियर? नीट में क्वेश्चन आ चुका है, स्टीयर टैंक लेने का फायदा क्या है? तो अच्छे से टिक कर लेना। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल रहे, इसके लिए बच्चों स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर लेते हैं। क्लियर? द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बायोरिएक्टर होता है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। स्टीयर्ड में भी कौन सा वाला? सिंपल स्टीयर टैंक, यह सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। यह जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, यह सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर का ही है। अच्छा, इस बायोरिएक्टर में क्या करते हैं, जब यह बायोरिएक्टर खाली रहता है, पूरी तरह से इंपैटी है, अंदर कोई कल्चर मीडियम नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर स्टीम भेज दी जाती है। अच्छा, स्टीम डाल के उसको पूरी तरह से स्टरलाइज कर लेते हैं, अंदर जितने भी कोई ऑर्गेनिज्म है सबको मार दिया जाता है, पूरी तरह से स्टरलाइज कर लिया जाता है। तो यहां से स्टीम सप्लाई करके इसको स्टरलाइज कर लेते हैं। जब ये स्टरलाइज हो गया, मतलब अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब इसी टाइम इसके अंदर यहां कल्चर मीडियम को भर दिया जाता है। अच्छा, मैंने वर्ड लिखा कल्चर ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है लिक्विड कल्चर मीडियम। तो यहां लिक्विड कल्चर मीडियम को भर दिया जाता है और यहां पर फिर इनको ग्रो कराया जाता है। अच्छा, कल्चर मीडियम भर दिया गया, पहले तो स्टरलाइज कर लेते हैं, फिर यहां पर कल्चर मीडियम को भर दिया। कल्चर मीडियम भरने के बाद अब जो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल थी, उनको उठा के हम यहां रख देंगे, ये रिकॉम्बिनेंट सेल को उठा के रख देंगे। अब बच्चों यहां पर जो सेल है, ये सेल यहां पर आसानी से ग्रो करेगी। मुझे बताओ, इसके अंदर कल्चर मीडियम कौन सा भरा है? जो हमने पहले डिसाइड कर रखा था, याद है बी वाला? तो बी वाला कल्चर मीडियम ही इसमें भरेंगे। अब ये सेल यहां से आसानी से ग्रो करेगी। सेल की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन कहां से आएगा? कल्चर मीडियम से। तो कल्चर मीडियम से इसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, अच्छे से इसकी ग्रोथ होती जाएगी। जब ये सेल ग्रो करेगी तो एक से यहां पे 2 बनेगी, फिर यहां पर इसकी नंबर यहां बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, यहां इन सेल की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। सेल को अगर ग्रो कराना है तो इनकी ग्रोथ के लिए यहां पर बच्चों ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए यहां से स्टेराइल एयर ट्रांसफर कराते हैं, स्टेराइल एयर डालते हैं ताकि इससे बच्चों सेल को ऑक्सीजन मिले। लेकिन खास बात, ये ऑक्सीजन जो होगी वो तो यहीं नीचे ही रह जाएगी। हमें तो पूरे कल्चर मीडियम में उसको अवेलेबल कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रोटेट कराना पड़ेगा। और इसको रोटेट कराने के लिए यहां अपर साइड में ये बच्चों ऐसी मोटर लगा रखी होती है। इस मोटर के साथ एक रोड लगी होती है और इस रोड के साथ ऐसे बच्चों ये इंपेलर लगा रखे, मतलब ऐसे फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बच्चों इंपेलर होते हैं, इनको इंपेलर कहते हैं। अब यहां पे जैसे मोटर का स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही ये इंपेलर घूमेगा, और जैसे ही बच्चों ये इंपेलर घूमेगा तो अंदर ये कल्चर मीडियम धीरे धीरे रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करने लगेगा तो जो ऑक्सीजन यहां पर आई थी, ये ऑक्सीजन हर तरफ अवेलेबल होती रहेगी। तो मुझे बताओ, स्टीयर्ड करने का, मिक्स करने का फायदा क्या है? मिक्स करने का मेन फायदा वही ऑक्सीजन अवेलेबल आसानी से हो, इसलिए बच्चों इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है। और मिक्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंपेलर। इंपेलर की हेल्प से इसको धीरे धीरे मिक्स करते हैं। कल्चर मीडियम को जब ऐसे रोटेट करते हैं तो रोटेट करते टाइम होता क्या है कि यहां अपर साइड में ऊपर की तरफ बच्चों यहां पर ऐसे फोम लग जाती है, यहां ऊपर की तरफ ऐसे फोम आने लग जाती है। फोम मतलब झाग आने लग जाती है, तो इसीलिए यहां पर एक फोम ब्रेकर भी लगा होता है। अच्छा, ये भी इसके रोड के साथ ही लगा है। तो जैसे ही ऐसे रोटेट करेगा तो यहां पर ये जितनी भी फोम है, जितनी भी झाग है, उन सबको हटाता जाएगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सेल की यहां पर अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो। क्लियर? जब हम इस कल्चर मीडियम को ऐसे रोटेट करते हैं तो अंदर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। मान लीजिए जैसे कोई फैन है, ऐसे घूम रहा है, तो हल्का सा थोड़े टाइम बाद देखोगे टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा। तो ये भी जब रोटेट होगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। तो यहां टेम्परेचर कितना है उसको चेक करने के लिए यहां टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। यहां बच्चों इस तरह से यहां पर ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, ऐसे यहां टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। इस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऐसे यहां टेम्परेचर होगा, मेंशन होगा
20 डिग्री, 30 डिग्री, कितना। अगर यहां टेम्परेचर कम ज्यादा कुछ भी होगा तो यहां पता चलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसके अंदर वाटर की सप्लाई कर देंगे। इसके जैकेट के अंदर, ये जो बाहर का जैकेट दिख रहा है, इस बाहर वाले जैकेट के अंदर, इस बाहर वाले जैकेट के अंदर अगर मान लीजिए अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया तो जैकेट के अंदर कोल्ड वाटर की सप्लाई कर देंगे ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बस इस बाहर वाली लेयर में से कोल्ड वाटर की सप्लाई कर देते हैं, और कोल्ड वाटर की सप्लाई करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अंदर टेम्परेचर कितना लग रहा है उसका पता करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम काम में लेते हैं। अंदर की पीएच कितनी है उसका पता करने के लिए पीएच कंट्रोलर लगा होता है। यह पीएच कंट्रोलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसिड या बेस को यहां मिक्स करता रहेगा। मुझे बताओ, अंदर का टेम्परेचर ऑप्टिमम रख रहे हैं, अंदर की पीएच ऑप्टिमम रख रहे हैं, बेस्ट कल्चर मीडियम दे रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल अच्छी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ग्रोथ यहां पर बेस्ट से बेस्ट हो। तो ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो, इसीलिए बच्चों हर चीज यहां पर बहुत अच्छी तरीके से सप्लाई की जा रही है। बात समझ में? यहां पे बच्चों होता क्या है, अंदर जब सेल की ग्रोथ हो जाती है तो हमें दिखता तो है नहीं कि सेल अंदर कितनी बढ़ गई, कितनी नंबर में इंक्रीज हो चुकी है। तो सेल की कंसंट्रेशन पता करने के लिए यहां पर एक सैंपलिंग पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब यहां पर एक छोटा सा ऐसे ओपनिंग होती है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ढक्कन होता है, इसको ऐसे ओपन करते हैं, एक एपरेटस को अंदर ऐसे डालकर यहां से कुछ कल्चर मीडियम को बाहर निकाल लेते हैं। समझाने के लिए जैसे 5 ml कल्चर मीडियम बाहर निकालिया, और फिर 5 ml में हम सेल को काउंट करेंगे कि 5 ml में इतनी सेल है, तो हम इसके अंदर आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सेल की यहां पर नंबर वाइज इंक्रीज हो चुकी होगी। तो हम यहां से क्या करते, सैंपल को बाहर निकालते। तो सैंपल को बाहर निकालते, इसलिए इसका नाम बन गया सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट मतलब जिसे सैंपल बाहर निकालते उसको सैंपलिंग पोर्ट कहा जाता है। एक बात मुझे बताओ, बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें लगी होती है, कुछ समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान समझना। बायोरिएक्टर के अंदर मोटर होती है, इसी के अंदर ऐसे इंपेलर होते हैं, क्या काम करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। अंदर भरा होता कल्चर ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब यहां जो कल्चर मीडियम है सॉलिड नहीं है, कौन सा है, लिक्विड है। अरे लिक्विड होगा तभी तो मिक्स होगा। लिक्विड कल्चर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रोथ। इसी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैंपलिंग पोर्ट होता है, फॉर्म ब्रेकर होता है। ये सारी चीजें बायोरिएक्टर के अंदर लगी होती है। नीचे से यहां से स्टेराइल एयर पास की जाती है। ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, बायोरिएक्टर के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, बायोरिएक्टर में कौन कौन सी चीजें होती है, तो क्या क्या बताओगे, सैंपलिंग पोर्ट, फॉर्म ब्रेकर, इंपेलर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, स्टेराइल एयर पास करने के लिए पाइप, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्लियर हुआ? यहां पर हम इसको ग्रो कराएंगे, रात दिन ग्रो कराएंगे ताकि इन सेल्स की नंबर बढ़ती जाए। अब बताओ, जब सेल्स की नंबर बढ़ गई तो इन्हीं सेल्स के अंदर एग्जैक्टली अपना प्रोडक्ट आ चुका होगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा इन सेल्स के अंदर बन चुका होगा, इन सेल्स के अंदर अपना प्रोडक्ट यहां बनता जाएगा। अब मुझे बताओ, हमें मार्केट में इन सेल से मतलब होता है या प्रोडक्ट से? हां, हमें सेल नहीं बेचना है, हमें तो प्रोडक्ट बेचना है। तो इन सेल में से फिर प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाएगा। वो कैसे बाहर निकालते हैं, वो क्या स्टेप होती होगी, प्रोसेस होती होगी, उसको मैं आपको बताऊंगा। यहां जो अभी इतनी बात बताई है, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो आप लोग बच्चों ये नोट कर लीजिएगा। क्या नोट? ये डायग्राम भी बना के रखना, एग्जाम में ऐसे आएंगे, डायग्राम बना देंगे, ये लेबलिंग करनी पड़ेगी। और हो सकता है इस बायोरिएक्टर का नेम भी पूछ ले, तो नेम याद रखना, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। अपने एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो ये आप अच्छे से ध्यान भी रखिए। और बायोरिएक्टर में कौन सा सिस्टम होता है, तो कई सारे सिस्टम लगे होते हैं। क्लियर हुआ अच्छे सबको? ये नोट करने के बाद अब बच्चों हम, ये बायोरिएक्टर के अंदर सेल्स की नंबर बढ़ चुकी है, इन्हीं सेल्स के अंदर यहां पर अपना प्रोडक्ट लगा हुआ है। सेल के अंदर क्या लगा हुआ है, इन सेल्स के अंदर प्रोडक्ट लगा होता है। इस बायोरिएक्टर में नीचे की साइड में बच्चों ऐसा एक वॉल होता है। अब मुझे बताओ, यहां तो कल्चर मीडियम भरा हुआ है, ऐसे कल्चर मीडियम यहां भरा हुआ है। हमारा काम है इन सेल से, क्योंकि सेल के अंदर प्रोडक्ट है। तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, इस लिक्विड वाले कल्चर मीडियम को अलग कर देंगे, सेल को सेपरेट करेंगे। तो अब यहां पर क्या करते हैं, नीचे कैसा पोर्ट लगा देते हैं। अब हमें इन सेल को फिल्टर करना है, तो यहां पे बच्चों क्या करते हैं, एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं। ये फिल्टर लगा दिया। अब हम इसके वॉल को ओपन करेंगे। जैसे इसका वॉल ओपन होगा, अंदर का जितना भी लिक्विड कल्चर मीडियम है वो नीचे जाएगा। तो लिक्विड कल्चर मीडियम यहां नीचे की तरफ आ जाएगा, ये लिक्विड कल्चर मीडियम नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ सेल रह जाएगी। तो बताओ, सेल कहां रह जाएगी, ऊपर, कल्चर मीडियम नीचे आ जाएगा, बिल्कुल लिक्विड कल्चर है।
और इन्हीं सेल्स के अंदर एग्जैक्टली बच्चों अपना प्रोडक्ट बैठा है। अब इन सेल्स के अंदर प्रोडक्ट बैठा है, लिक्विड कल्चर मीडियम को फेंक दो, अब सेल के अंदर सारा काम होगा। हमें बच्चों अब इन ई कोलाई की सेल को सबसे पहले यहां पे कट करेंगे, मतलब इनकी सेल को पहले डिस्टर्ब करेंगे, तोड़ेंगे। सेल को तोड़ेंगे, इससे प्रोडक्ट का सेपरेशन होगा, मतलब ये सेल ब्रेक होगी। जैसे बच्चों यहां से ये सेल टूटेगी, जैसे सेल है तो इसको तोड़ेंगे, सेल टूटेगी तो अंदर जो प्रोडक्ट बैठा है वो बाहर निकलेगा। अच्छा, प्रोडक्ट के साथ और चीजें भी बाहर आएगी, तो हम उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्यूरिफाई करेंगे। प्रोडक्ट का क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन। ये जो बच्चों सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। इंसुलिन के सेपरेशन का तरीका अलग होता है, एंटीबायोटिक के सेपरेशन का तरीका अलग होगा। इसी तरह से हां, अगर हमें यहां पे मान लीजिए इंटरफेरोन को प्रोड्यूस करना है तो उसके सेपरेशन का तरीका अलग होगा। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सेपरेशन की मैकेनिज्म अलग अलग होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। क्लियर? तो सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। बायोलॉजिकल चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बहुत जल्दी खराब होती है। तो जो प्रोडक्ट अपना बाहर निकला है, प्रोडक्ट जो बाहर निकला है सेल में से जो प्रोडक्ट बाहर निकला है, इसको लंबे टाइम तक मेंटेन करने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? प्रिजर्वेटिव, ताकि इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। तो इसी के अंदर फिर यहां पर मिला दिया जाता है सुटेबल प्रिजर्वेटिव। बताओ प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाते हैं? ताकि इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके, मेंटेन कर सके, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट बाहर आया है, इस प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि ये अच्छी क्वालिटी का बना है या नहीं बना है। कंपनी की सक्सेस उसकी क्वालिटी से ही तो होती है। तो फिर हम यहां पर उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं कि क्वालिटी में प्रोडक्ट अच्छा बना है नहीं बना है, उसमें कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं है, क्वालिटी चेक करेंगे। प्रोडक्ट को ऐसे सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, प्रिजर्वेटिव मिलाना, यह सारा पार्ट कहलाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यह सब क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ग्रोथ होने के बाद की प्रोसेसिंग। ग्रोथ तो हो गई है, सेल के नंबर बढ़ चुकी है, उसके बाद की प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है? सेपरेशन आता है, प्यूरिफिकेशन आता है, प्रिजर्वेटिव का मिलाना, यह सब आता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में डाउट है, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर क्लियर नहीं कर रखा है कि क्वालिटी टेस्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है या नहीं आता है, यह वहां पर मेंशन नहीं है। यह सब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। ऐसे आ जाए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में किसको इंक्लूड करते हैं? पहला ऑप्शन आ गया सेपरेशन, फिर आ गया प्यूरिफिकेशन, फिर आ गया क्वालिटी टेस्ट, और एक और आ गया ऑल ऑफ दिस। तो फिर क्या करोगे? ऑल ऑफ दिस को टिक करना। क्वालिटी टेस्ट तो ऑल ऑफ दिस को टिक करना। लेकिन यहां पे बच्चों ऐसा आ जाता, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, नॉट इंक्लूड। और यहां एक ऑप्शन आ गया प्रिजर्वेटिव मिलाना, तो फिर क्वालिटी को बता देना। मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आप दे दीजिएगा कि किस तरह से आपके ऑप्शन सेट किए गए। क्वालिटी कंट्रोल के बाद अब उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे, अच्छी तरीके से पैकिंग बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। पैकिंग करने के बाद फिर प्रोडक्ट की फाइनली मार्केटिंग कराते हैं। जो भी प्रोडक्ट बना एमआर के थ्रू उनकी मार्केटिंग करा देते हैं। ये बच्चों सारा पार्ट बाद का है, इसे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कह सकते हैं। और यह ध्यान रखना, सारे प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन सेपरेशन का तरीका सेम है नहीं, यह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो यहां पर एक बात यह ध्यान रखना, वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये बच्चों प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है? वेरी करता रहता। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, तो ध्यान रखना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? इसको नोट कर लो आप, नोट किया इतना? तो हमने बच्चों बायोटेक का एक सेल में से डीएनए को बाहर निकाला, डिजायर जीन को ढूंढा, होस्ट में पहुंचाया, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन किया, लार्ज स्केल पे ग्रो करवाया, प्रोडक्ट को बाहर निकाला, प्यूरिफाई किया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया, पैकेजिंग की, मार्केटिंग की, ये सारा पार्ट मिला के बायोटेक्नोलॉजी चलती है। तो एक काम तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का किया था, यहां प्रोडक्शन को हम लार्ज स्केल लेवल पे ले जा रहे हैं। क्लियर? जो बातें समझे, क्लियर हुई? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? लास्ट पार्ट जो अभी मैंने आपको समझाई दिया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, मतलब एक ग्रोथ फेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी। रेडी करने से पहले उसमें कुछ प्रोसेस की जाती है, मार्केटिंग करने से पहले। वो प्रोडक्ट की स्टेप कौन कौन सी होती है? सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना और सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाना। मैं क्वालिटी वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं, एनसीईआरटी ने प्रॉपर क्लियर नहीं करा है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
तो ये बच्चों हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें, 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर काम आते हैं। बायोरिएक्टर में एक आता है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर और एक आता है स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम हम सबने समझ लिया है। इसके अंदर ऐसे इंपेलर, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सब होता है। आपकी एनसीईआरटी में बायोरिएक्टर का एक डायग्राम और दे रखा है स्पार्ज वाला। स्पार्ज वाले का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर बच्चों स्पार्ज के अंदर भी ये सारे सिस्टम होंगे, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल सब कुछ होगा। इसके अंदर बस इतना सा होता है कि यहां मिक्स करते टाइम एक हल्की सी स्टेप वेरी करती है। यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से ऐसे स्टेराइल एयर को ट्रांसफर कराते हैं। यहां पर बच्चों क्या ट्रांसफर की जाती है, स्टेराइल एयर। ये स्टेराइल एयर को अंदर ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद यहां पर लगा होता है स्पार्जर। जैसे इसमें इंपेलर होता है, इसमें इंपेलर नहीं होता, इंपेलर के बजाय इसमें स्पार्जर होता है। अच्छा, स्पार्जर अब क्या करता है कि इस स्पार्जर के अंदर यहां पर छोटे छोटे होल्स होते। यहां जो स्टेराइल एयर ट्रांसफर की जाती है हाई प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ, जैसे वो हाई प्रेशर से इस स्पार्जर से निकलती है तो यही एयर यहां पर ऐसे छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में आ जाती है। ये एयर किस फॉर्म में आ जाती है, बबल्स की फॉर्म में। फिर ये बबल्स ऊपर जाएगा और यहां जाके ब्रेक होगा, फटेगा, तो ऊपर की तरफ इस तरह से ये कर्व जैसा कुछ बन जाता है। मतलब यहीं पर ये गैस के जो बबल है ये कंप्लीट हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहां पर जब इसको हाई स्पीड से ऐसे प्रेशर के साथ भेजा जाता है तो ये कल्चर मीडियम को धीरे धीरे मिक्स करता रहेगा और ऑक्सीजन भी अच्छे से अवेलेबल रहेगी। तो सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल करने के 2 तरीके हैं। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। एक तरीका इंपेलर का यूज किया जाए। हां, इंपेलर का यूज करना नहीं चाहते तो एक अल्टरनेट तरीका और आता है, स्पार्जर का यूज किया जाए। दोनों बायोरिएक्टर में यह डिफरेंस है कि इसके अंदर इंपेलर काम में लेते हैं, इसमें इंपेलर काम में नहीं लेते। इंपेलर के बजाय स्पार्जर काम में लिया जाता है और मिक्स करने के लिए यहां पे बच्चों यूज किया जाता है ऐसे बबल्स का। तो बबल्स की हेल्प से यहां पर कल्चर मीडियम को मिक्स किया जाता है। क्लियर? इसके अंदर स्पार्जर का काम में लिया गया, इसलिए नाम बन गया स्पार्ज स्टीयर टैंक। स्टीयर मतलब मिक्स करने वाला बायोरिएक्टर। तो आप दोनों बायोरिएक्टर ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कौन से बायोरिएक्टर के अंदर एयर बबल का यूज किया गया, तो स्पार्ज। या ऐसे पूछ सकते हैं कौन से बायोरिएक्टर में इंपेलर काम आता है, तो इंपेलर किस में काम आता है, सिंपल। दोनों अपनी जगह सही है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा यूज करना, दोनों ही बढ़िया है। क्लियर? दोनों तरह के बायोरिएक्टर क्लियर हुए। तो आप ये नाम ध्यान रखना। एग्जाम में क्या होगा, ये डायग्राम आएगा, पूछेंगे डायग्राम किसका, सिंपल स्टीयर टैंक का। ये आ गया ऐसे बना दिया है तो ध्यान रखना स्पार्ज स्टीयर टैंक का। तो दोनों तरह के डायग्राम भी आप अच्छे से ध्यान रखें, दोनों डायग्राम याद रखना है। क्लियर? अगर हम बच्चों ग्रोथ कर्व की बात करें, ग्रोथ कर्व आप सभी जानते हैं। ग्रोथ कर्व में होता क्या है, उसके अंदर एक लेग फेज होती है, एक लॉग फेज होती है, फिर स्टेशनरी फेज आती है और फिर ये डिक्लाइन होने लगती है। यही होता है। सेल्स अपने आप को डिवाइड होने के लिए पहले प्रिपेयर करती है, चलती है लेग फेज, एक्सपोनेंशियली ग्रो होती जाती है, नंबर बहुत तेजी से। यहां तो नंबर बहुत कम होगी, यहां नंबर बहुत तेजी से ऐसे बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ती जाएगी, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। और यहां पर धीरे धीरे सेल की नंबर कम होती जाएगी, जितनी सेल बनती है उतनी मरती भी है। कल्चर मीडियम मान लो पुराना होने लगता है तो जितनी सेल बनती है उतनी मरती भी जाती है, स्टेशनरी, और धीरे धीरे डिक्लाइन। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सपोनेंशियल फेज कौन सी है, तो एक्सपोनेंशियल फेज किसको कहते हैं, लॉग फेज को, या इसी को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव फेज, क्योंकि यहां पर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत तेजी से डिवाइड करती रहती है। मेरे ख्याल से ग्रोथ कर्व आप सभी जानते हैं। बात आती है ग्रोथ कर्व में आपको क्यों बता रहा हूं। इस ग्रोथ कर्व के बेसिस पे 2 तरह के कल्चर सिस्टम चलते हैं बायोटेक के अंदर, वो सिस्टम मैं आपको क्लियर करता हूं। ये भी बना लो चाहे तो आप। अगर हम कल्चर सिस्टम की बात करें, 2 टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम होते हैं। इनमें एक तो होता है बच्चों बैच कल्चर सिस्टम, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कल्चर सिस्टम 2 टाइप के, एक बेस टाइप का, एक कॉन्टिन्यूअस टाइप का। बेस टाइप में होता क्या है, आपकी एनसीईआरटी में केवल कॉन्टिन्यूअस समझा रखा है, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूं। बेच वाले के अंदर सबसे पहले ऐसे बायोरिएक्टर के अंदर यहां बच्चों ऐसे कल्चर मीडियम भर दिया जाएगा। जितना भी कल्चर मीडियम भरना है बस एक बार, इसके अंदर एक बार कल्चर मीडियम भर दिया। समझाने के लिए
यहां पर कल्चर मीडियम रख दिया 1000 लीटर सिखाने के लिए कि 1000 लीटर कल्चर मीडियम भर दिया, एक बार भर दिया। अब इसके अंदर यहां सेल को रखेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करेगी, मतलब स्टार्टिंग में तो चलेगी यहां लेग फेज, ये लेग फेज ही चलेगी। फिर बच्चों यहां पर अपने नंबर को बढ़ाएगी, धीरे धीरे इसकी नंबर और तेजी से बढ़ेगी, तो ये चलती जाएगी लॉग फेज। तो पहले लेग आएगी फिर लॉग आएगी। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये जो कल्चर मीडियम है इसकी क्वालिटी डाउन होती जाएगी, क्योंकि सेल यूज करती जा रही। कल्चर मीडियम का यूज कौन कर रही है? सेल। अगर सेल इन कल्चर मीडियम का यूज करने लग गई तो इसकी क्वालिटी डाउन होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे बच्चों एक टाइम आता है कि सेल बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब एक स्टेशनरी फेज आ जाती है। अच्छा, पहले कौन सी फेज आई? लेग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी। अब जो डिक्लाइन आते हैं उसको आने नहीं देंगे। जैसे स्टेशनरी फेज आएगी उसी टाइम इस वॉल को ओपन करेंगे और इसको बच्चों पूरा का पूरा यहां से खाली कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा कल्चर मीडियम यहां से ऐसे खाली कर दिया, अंदर कुछ नहीं बचा। तो हमने क्या किया, एक बार का कल्चर मीडियम भरा, सेल को रखा, लेग फेज भी आई, लॉग भी आई, स्टेशनरी भी आई, फिर फाइनली इसको पूरा खाली कर दिया। यह सिस्टम कहलाता है बैच कल्चर सिस्टम, जिसमें कल्चर मीडियम केवल एक बार भरते, एक बार लिया जाता है। अब बच्चों कंटिन्यूअस, नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह सिस्टम लगातार चलता रहता होगा। क्या होता है इसमें? यह बच्चों बायोरिएक्टर है, इसके अंदर कल्चर मीडियम यहां से भर दिया, यह कल्चर मीडियम यहां फिल कर दिया। यह कल्चर मीडियम बिल्कुल फ्रेश कल्चर मीडियम है, फिल कर रखा है। समझाने के लिए कल्चर मीडियम यहां पर मैंने आपको सिखाने के लिए लिया कि यहां कल्चर मीडियम जो अभी फिल कर रखा है, यह कल्चर मीडियम यहां फिल कर रखा है 1000 लीटर का, 1000 लीटर कल्चर मीडियम भर रखा है। अब इसके अंदर सेल को रखेंगे, फिर यह सेल यहां पर अभी स्टार्टिंग में लेग फेज में थी, डिवाइड होगी, फिर और डिवाइड होगी, धीरे धीरे अपनी नंबर को बढ़ाएगी, मतलब यह सेल यहां पर आ चुकी होगी लॉग फेज के अंदर। पहले लेग थी, अब यह बहुत तेजी से डिवाइड हो रही है, लॉग फेज के अंदर आ चुकी है। लॉग फेज में इसकी नंबर बहुत तेजी से यहां पर बढ़ रही होगी। अब बच्चों कौन सी फेज आएगी? स्टेशनरी, आने ही नहीं देंगे। अभी ये सारी सेल कौन सी फेज में बैठी है? लॉग। सारी सेल अभी लॉग फेज में तेजी से डिवाइड कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रही है, बहुत एक्टिव है, लॉग फेज में है। अब मुझे बताओ, अब जैसे जैसे आगे टाइम बीतेगा कल्चर मीडियम की क्वालिटी कम होगी, स्टेशनरी फेज आएगी, लेकिन स्टेशनरी फेज आने नहीं देना है। उसी टाइम क्या करेंगे, अब इस वॉल को ओपन करके इसको खाली करेंगे, लेकिन खास बात, पूरा खाली नहीं करेंगे। इसमें अगर 1000 लीटर था तो मान लीजिए यहां से 800 लीटर बाहर निकाल दिया, तो 200 लीटर के समथिंग कल्चर मीडियम अभी भी बचा है। मुझे बताओ, क्या पूरा खाली कर दिया? अभी पूरा खाली नहीं किया, कुछ यहां से कल्चर मीडियम बाहर निकाल दिया, अभी भी कुछ बचा रखा है। अच्छा, अभी भी सेल लॉग फेज में है, अभी स्टेशनरी आई नहीं थी। उसी टाइम हमने क्या किया, इसके अंदर यहां से फ्रेश कल्चर मीडियम को ऐड कर दिया। जैसे यहां से फ्रेश कल्चर मीडियम को ऐड किया, मुझे बताओ सेल को कौन सा कल्चर मीडियम मिल चुका है? फ्रेश। और अगर ये फ्रेश कल्चर मीडियम मिल गया तो अब ये सेल फ्रेश कल्चर मीडियम मिलती फिर से डिवाइड करने लगेगी, मतलब ये अभी भी लॉग में ही रहेगी, स्टेशनरी आने ही नहीं देंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जैसे इनकी नंबर यहां बहुत बढ़ने लगेगी, स्टेशनरी आने वाली होगी, फिर इसको ओपन करके थोड़ा खाली करेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा खाली करेंगे, फिर फ्रेश मिला देंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, थोड़ा कल्चर बाहर निकाल रहे हैं, उतने ही फ्रेश मिला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उतने ही फ्रेश मिला रहे हैं। तो यह काम लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसलिए सिस्टम का नाम कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। क्यों कहते हैं कंटिन्यूअस? समझ में आते? क्योंकि यह वर्क लगातार होता रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम का नाम देते हैं। बात समझ में? तो एक होता है बेच, एक बार भरते हैं पूरा खाली, इसमें कभी पूरा खाली नहीं करते, थोड़ा बाहर निकालते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश, फिर थोड़ा बाहर निकालेंगे, थोड़ा फ्रेश। इससे यहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। दोनों तरह के सिस्टम समझ में आए? यहां सेल कौन सी फेज में मेंटेन रहती है? लॉग फेज में। लॉग फेज में मेंटेन रखने से यह अनकंट्रोल तेजी से डिवाइड करती रहेगी। बात समझ में? दोनों तरफ के सिस्टम जो है, इनके पॉइंट लिख लेते हैं। इन दिस कल्चर द मीडियम इज टेकन ओनली वन टाइम, एक बार लिया जाता है। इसके अंदर इन दिस कल्चर यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, ड्रेन्ड आउट मतलब बाहर निकालते हैं, फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम अनदर साइड, मतलब यूज को बाहर निकालेंगे, उसी टाइम फ्रेश को मिला देंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होता है? इन दिस कल्चर सेल्स आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव फेज। कौन सी वाली? लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। ये क्वेश्चन आता है। कॉन्टिन्यूअस कल्चर लेने का फायदा
सेल को लेग फेज में मेंटेन करना, नहीं लेग नहीं, लोग में मेंटेन करना। तो लोग फेज में मेंटेन करने के लिए ही कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम लिया जाता है। तो दो तरह के सिस्टम है, बेच, नोट कर लो इसको, और कॉन्टिन्यूअस। कौन बेस्ट है? तो कॉन्टिन्यूअस ज्यादा बढ़िया होता है। और किस फेज में मेंटेन रखते हैं? लोग। समझ गए सब अच्छे से? यहां पे आके बच्चों बायोटेक का अपना पहला सेक्शन, बायोटेक का प्रोसेस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। बायोटेक की एप्लीकेशन वाला पार्ट अभी बचा है, वो आगे आएगा। तो अभी हमने बायोटेक का प्रोसेस वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट किया है। इस पार्ट को आप अच्छे से एनसीईआरटी से भी रिवाइज करें। और मैं फिर कहूंगा, बायोटेक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जितने भी डायग्राम बनवाए गए अच्छे से उनको रीड करें, एनसीईआरटी को पढ़ें, आप लोग के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे।